सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में बिहार बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखेंगे, सेशन का पहला जो क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाएगा वो बताते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 112 रहेगा। समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा 45 मिनट का, और 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसमें एक ऑब्जेक्टिव में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाएगा। जैसे ही आगे पीछे पहले हम बता चुके हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन को कराने वाले। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। विनिर्माण, ये फैक्ट्रियों में सामान बनाना होता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। निर्माण कार्य, इमारतें, सड़कें आदि बनाना होता है इसमें। बिजली उत्पादन, ऊर्जा पैदा करना है। इनमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, विनिर्माण भी है, निर्माण कार्य भी है, बिजली उत्पादन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, डी। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। क्या प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र भारत में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। इसके अंतर्गत जो आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कृषि हो गया, कृषि के अलावा आपका वाणिज्य और मछली पालन, मछली पकड़ना इत्यादि इसके अंतर्गत में आते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो पूछा भी गया, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, तो प्राथमिक क्षेत्र पर। भारत में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, वाणिज्यिक है, मछली पकड़ना है, ये सारे हैं। और खनन भी आ जाएगा इसके अंतर्गत में, खनन आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। समावेशी विकास है, आर्थिक विकास है, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है। समावेशी विकास की, अगर यहाँ पर हम सतत विकास की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1983 में संयुक्त राष्ट्र, कब हुआ था, 1983 में। यहाँ लिख देते हैं हम 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर ने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को परिभाषित किया। इसका मतलब होता है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते के बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, ये होता है सतत विकास। इसका गठन कितना हुआ था, 1983 में। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर ने सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को परिभाषित किया। जिसका मतलब क्या होता है, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, ये इसमें कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। क्या योजना आयोग है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों को तालमेल और सहयोग वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था, तो वो संस्था का गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी
इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था। अभी फ़िलहाल में इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। इसका नाम बदल करके ये नाम रख दिया गया नीति आयोग, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? क्या ग्रामीण जनता की, नगरीय जनता की, किसान की, या इनमें से सभी हो जाएगा? तो इनमें से वृद्धि जो हुआ है किस किस की वृद्धि हुआ है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वृद्धि हुआ किसकी? नगरीय जनता की वृद्धि हुई है, नगरीय जनता की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर हम इसकी ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण जनता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जनता इनकी जो व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन नगरीय जनता की तुलना में कम हुई है। इनकी भी वृद्धि हुई है, लेकिन नगरीय जनसंख्या की नगरीय जनता की तुलना में कम हुई है। उसके बाद है नगरीय जनता। तो नगरीय जनता राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उपभोक्ता क्षमता में वृद्धि की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सी की बात करें तो किसान ग्रामीण जनता का हिस्सा है, इनमें से सभी, तो ये सभी नहीं होगा, ये ग्रामीण का हिस्सा है और ये ग्रामीण है, तो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा वृद्धि हुई। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसकी वृद्धि है? उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है, नगरीय जनता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, या इनमें से सभी हैं? तो कृषि आधारित उद्योग इनमें से चीनी उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ऑप्शन यहाँ पर ए की बात करें तो जो चीनी उद्योग है वो गन्ना की आवश्यकता होती है, इसमें गन्ना की आवश्यकता होती है, सूती वस्त्र में कपास की आवश्यकता होती है, खाद्य प्रसंस्करण में सब्जियां हो, फल हो या अनाज हो, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका सही आंसर होगा। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? उपभोग व्यय को, विनियोग व्यय को, ए बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? हमसे पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम चल रहा है, यहाँ से आपका तैयारी पूर्ण होना चाहिए। सिर्फ रिवीजन करने के लिए यहाँ पर आए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में रिवीजन हो जाएगा, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों होगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ये उपभोग व्यय जो है परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय कहलाता है। परिवारों द्वारा किस पर? वस्तुओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर, और सेवाओं पर किया गया व्यय कहलाता है। विनियोग हो गया, फर्मों द्वारा पूंजीगत सामान में किया गया व्यय। तो यहाँ पर उपयोग, उसके बाद विनियोग, ये दोनों है। ये किस पर किया गया? परिवारों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर, और ये किस पर किया गया? फर्मों द्वारा पूंजीगत सामान में किया गया व्यय है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है क्या? उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य पर, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य पर, कच्चे माल की कीमत पर, या इनमें से सभी पर? तो यहाँ पर कच्चे माल की कीमत पर नहीं किया जाता। ये जो कच्चे माल की कीमत है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। इसलिए यहाँ पर ये भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की हिस्सा है, ये भी शुद्ध राष्ट्रीय गन्ना के उत्पाद की हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कच्चे माल की कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये एनएनपी के अंतर्गत जो गणना होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य में शामिल किया जाता है। किसको? कच्चे माल की कीमत को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है? वाणिज्यिक बैंक कहा गया इसमें। तो अब पहला ऑप्शन हमारा यहाँ है, पहला में है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक है। यह वाणिज्यिक बैंकों को क्या करते हैं, विनियमित करता है, और ये नोट जारी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट जारी करता है। नोट जारी करता है कौन, आरबीआई। और सरकार का बैंकर यही कहलाता है, यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वाणिज्यिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी वाणिज्यिक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी वाणिज्यिक बैंक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। यह केंद्र सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक कहलाता है, सरकार का बैंकर कहलाता है, जो नोट जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? क्या 1914 में हुआ, 1904 में हुआ, 1919 में हुआ, 1948 में हुआ? यहाँ पर 1914 की अगर हम बात करें तो 1914 में 1912 के सहकारिता ऋण समिति अधिनियम की समीक्षा के लिए मैकलेगन समिति की रिपोर्ट आई थी। क्या आई थी यहाँ पर? 1914 में 1912 के सहकारिता जो ऋण समिति था अधिनियम, उसकी समीक्षा के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैकलेगन समिति का रिपोर्ट आई थी। 1904 की अगर हम बात करें तो भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ था। अगर पूछा जाएगा आपको कि भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम कब आया था या कब पारित हुआ, 1904 में, तो 1904 में हुआ था पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम। उसके बाद अगर हम बात करें 1919 का, तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, के तहत सहकारिता को राज्य सरकारों के अधीन एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा आपका, ये कहा गया है सहकारिता संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? तो 1919 में हुआ। किसके अंतर्गत में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 1948 है, ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद की तारीख है, इसलिए ये हो नहीं सकता, यहाँ 1919 हो जाएगा। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? क्या मार्शल ने दी, पिगू ने दी, रैगनर नर्सर ने दी, या क्राउथर? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर अगर हम मार्शल की बात करें, मार्शल यह एक क्या है, प्रमुख अर्थशास्त्री है। क्या है ये? अर्थशास्त्री है। पिगू यह एक कल्याणकारी अर्थशास्त्री है। यह भी अर्थशास्त्री है लेकिन कल्याणकारी अर्थशास्त्री है। उसके बाद है रैगनर नर्कस, इसका सही आंसर होगा, जो कुचक्र की धारणा दिया था। कुचक्र की धारणा कैसे दिया? इन्होंने कहा कि गरीबी की कुचक्र की अवधारणा दी, जिसका अर्थ होता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं गरीबी की कुचक्र, इसका अर्थ होता है एक गरीब देश संसाधनों के कमी के कारण गरीब बनता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक गरीब देश संसाधनों की कमी के कारण ही गरीब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन क्राउथर ने क्या दिया? यह मौद्रिक नीति और बैंकिंग पर काम किया था। किस पर? मौद्रिक नीति और बैंकिंग पर काम किया गया था। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, या उद्यमी है? तो किस पर ये पारिश्रमिक ब्याज होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहला में ये भूमि, तो भूमि क्या होता है? ये किराया, भूमि हो गया किराया, यानी कि रेंट, ये रेंट देता है। श्रम की बात करें तो ये क्या है? मजदूरी। जब हम भूमि पर मकान बनाते हैं तो वो रेंट देता है, हमें किराया देता है। उसके बाद मेहनत करेंगे, किसी के यहाँ काम करेंगे तो मजदूरी प्राप्त होगा। पूंजी की बात करेंगे, पूंजी कहीं निवेश करेंगे तो इससे क्या आएगा? ब्याज आएगा। उसके बाद उद्यमी, इसमें क्या होगा? लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा।
तो यहाँ पर पूछा क्या गया आपको, किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज होता है, तो ब्याज किसका होगा, पूंजी का होगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, भूमि रेंट पर लगाएंगे, रेंट देगा, श्रम मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, पूंजी लगाएंगे ब्याज मिलेगा, और उद्यमी करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, ये जो बैंक है ये जो कार्य करता है किस स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य करता है। भारत में सहकारी ऋण संरचना त्रिस्तरीय है, कौन सा स्तरीय है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, 3 भाग है इसका, कौन कौन से भाग हैं, एक भाग हो गया आपका ग्राम स्तर, जो यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम स्तर, ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया आपका जिला स्तर, और तीसरा हो गया आपका राज्य स्तर। ये तीनों भाग हैं इसका केंद्रीय सहकारी बैंक का। भारत में सहकारी ऋण संरचना त्रिस्तरीय में आता है, जो ग्राम स्तर है, जिला स्तर है, राज्य स्तर है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जिला स्तर, इसका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1985, 1990, 1995 और 2006 में। तो 1985, 1995, 1990 और 2006। अगर हम भारत की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य था। WTO का आधिकारिक स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, जब ये भारत भी उसका सदस्य रहा है था, को मराकेश समझौते के तहत हुई थी। किसके अंतर्गत में, समझौते के अंतर्गत में, मराकेश समझौते के अंतर्गत में हुई थी। अगर यहाँ पर 1985 की बात करें तो भारत गेट का सदस्य था 1985 में, भारत गेट का GATT गेट का सदस्य था। और 1990 की बात करें तो इस वर्ष भी इसका सदस्य था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से संतुष्ट उपभोक्ता कितने दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, क्या 15 दिन में कर सकता है, 30 दिन तक, 10 दिन या 45 दिन। तो यहाँ पर जो 30 दिन तक कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आप पढ़े होंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आप पढ़े होंगे। इसके तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसको हम बोलते हैं NCDRC के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में आदेश कर सकता है। मेजनी का संबंध किस दल से था, मेजनी का संबंध किस दल से था, कार्बोनरी है, यंग इटली है, यंग यूरोप है, इनमें से सभी हैं। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से दल से था, मेजनी का संबंध कार्बोनरी। मेजनी कौन था, इटली के क्रांतिकारी मेजनी, जिनका जन्म हुआ था कब, 1905 में। इटली के क्रांतिकारी मेजनी, जिनका जन्म हुआ था 1905 में। इसका संबंध कार्बोनरी नामक और गुप्त दल उसके अलावा, गुप्त दल के अलावा यंग इटली, एक बार फिर से देखेंगे इसको। मेजनी का संबंध किस दल से था, कार्बोनरी दल से था। इटली की क्रांतिकारी था मेजनी, जिसका पैदाइश कब हुआ था, 1805 में हुई थी। इसका संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। बाद में उन्होंने कौन कौन से, यंग इटली, यंग यूरोप जैसे संगठनों की स्थापना की थी। तो ये दोनों याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप, दोनों की स्थापना इन्होंने ही की थी, संगठनों का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया, बिस्मार्क, लेनिन, हीगेल
या मेटरनिक, इनमें से किसने किया था? तो बिस्मार्क की अगर बात करें, बिस्मार्क के बारे में आप पढ़े होंगे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। बिस्मार्क का काम क्या था? जर्मनी के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका था बिस्मार्क का। उसके बाद लेनिन, ये रूसी क्रांति के नेता थे। लेनिन कौन थे? रूसी क्रांति के नेता थे। और हेगेल की बात करें तो हेगेल ये एक जर्मन दार्शनिक थे। क्या थे? जर्मन दार्शनिक थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? मेटरनिक हो जाएगा। मेटरनिक कालसवाद आदेश 1819 में ऑस्ट्रियाई चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक द्वारा जारी, इसका पूरा नाम क्या है? क्लेमेंस वॉन मेटरनिक द्वारा जारी किए गए थे, जिनका उद्देश्य था जर्मन परिसंघ में उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना। इसका मेन उद्देश्य था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेटरनिक। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? रूस, फ्रांस या इंग्लैंड या चीन? साम्यवादी रूस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस में साम्यवादी शासन पहली बार कब अपनाया गया था? 1917 में। 1917 में 17 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में अपनाया गया। कौन सी क्रांति के बाद? बोल्शेविक क्रांति के बाद। बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद में साम्यवादी शासन पहली बार अपनाया गया था। उसके बाद यहाँ अगर हम चीन में 1939 में, लास्ट में उसके बाद है 1939 में चीन में अपनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? लेनिन है, केरेंस्की है, स्टालिन है या ट्रॉट्स्की है? तो रूस की, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरेंस्की हो जाएगा, जिसमें रूस की मार्च 1917 इसी की क्रांति, जिसे हम क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस की क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरेंस्की। अगला प्रश्न है, चेका कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन है, कारोबारी संगठन है, क्रांतिकारियों का संगठन है, छात्रों का संगठन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त पुलिस संगठन है। चेका बोल्शेविक सरकार द्वारा स्थापित एक गुप्त पुलिस संगठन था। इसका जो गठन किया गया था 1917 में, किया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सीरीज़ के साथ में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगा हो, हमारे सेशन से जुड़ जाएं।